हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम चल रहा है, मैं बता दूं, जो भी शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं सवाल, तो मैं उसको सटीकता से लाया हूं। यही सवाल सेम पूछे जा रहे हैं और इसी टॉपिक को सब आप लोग पढ़ के जाइएगा। इसी टॉपिक से आगामी आने वाले जो भी शिफ्ट होंगे उसमें पूछे जाएंगे। तो ये आज का मैं 6 मार्च को जो भी सभी शिफ्टों में पूछा जाने वाला है, इसमें 6 मार्च के फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट का है। तीसरे का भी नहीं मिल पाया है, जैसे मिल जाएगा मैं आप सब पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से संबंधित है। मैं इसमें बता दूं, मैं इसमें क्वेश्चन लिखा हूँ, बस क्वेश्चन क्वेश्चन ही है। मैं व्याख्या कर दूंगा उसका आंसर क्या हो रहा है, और इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोग जाकर खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन जितने हैं एकदम एक्यूरेट 100% क्वेश्चन यही पूछा गया था, ठीक है। तो आज ये 6 मार्च को जो सवाल पूछा गया था, तो ये इस प्रकार से पूछा गया था। तो इसमें पहला क्वेश्चन था, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से संबंधित हैं। तो इनका संबंध इसमें ऑप्शन के अनुसार डिपेंड था। तो जो इनका संबंध था वो झांसी से संबंधित था, क्योंकि 1857 की क्रांति में जो झांसी से नेतृत्व किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म यूपी में हुआ था, वाराणसी में हुआ था। तो 19 नवंबर 1828 में हुआ था, ठीक है। 1828 में इनका जन्म हुआ था, झांसी से संबंधित है, ठीक है। और इनके बचपन का नाम मरिकाड़िका है, ठीक है। बचपन का नाम मरिकाड़िका। तो इतना मैंने बताया, और बाकी सारी जानकारी आप लोग वहाँ उसमें देख सकते हैं। फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो इसमें पूछा मुख्य भूमि, ठीक है। मुख्य भूमि पूछेगा तो उसमें आपको कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी है। वैसे तो आपको सीधा आप लोग जानेंगे इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। वैसे तो सबसे दक्षिणतम क्या है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये कहाँ है, ये अंडमान निकोबार में है, सबसे लास्ट में इंदिरा पॉइंट। लेकिन इसमें मुख्य भूमिका तो कन्याकुमारी इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा, उसको भी लेकिन जानते रहिए, ठीक है। और इंदिरा पॉइंट जो है, वो इंदिरा पॉइंट जो है कितने डिग्री अक्षांश पर है, तो 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पर, उत्तरी अक्षांश पर है, ठीक है, इसका एंगल। फिर आ जाता है, भारत के इन दो पश्चिमी राज्यों की तटीय सीमा है, ठीक है। भारत की इन दो पश्चिमी राज्यों की तटीय सीमा है। तो उसमें पश्चिमी तटीय राज्यों की जो सीमा होती है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल से होकर गुजरती है, ठीक है। तो इसमें पश्चिमी राज्यों के जो तटीय सीमा कौन है, पश्चिमी राज्य में कौन कौन से आते हैं, तो वो गुजरात से लेकर आपको केरल तक जो होता है पश्चिमी राज्य का तटीय सीमा होता है। और वहीं पूर्वी राज्य में आ जाता है आपको उत्कल तट, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लेकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तक, ठीक है। ये पश्चिमी राज्य कहा जाता है, पूर्वी राज्य कहा जाता है। और यह मैदान दक्कन के पठार पश्चिमी भाग और ये अरब सागर से संबंधित है, ठीक है। उधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब के सागर। फिर आगे आया था मेरठ के 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 क्रांति सबको पता है किसके, मंगल पांडे से मंगल पांडे से ही हुआ था। तो जो कारतूस था उसमें गाय के चर्बी की वजह से ही हुआ था। तो वो उसमें सबसे पहले मेरठ में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था, किसने किया था, तो उसमें मेरठ की तरफ से किए थे, तो राव कदम सिंह गुर्जर ने। उसमें लगभग इसी रिलेटेड पूछा था क्वेश्चन 1857 से ही। उसमें गोरखपुर से भी पूछा था, गोरखपुर से कौन थे, तो गोरखपुर से मोहम्मद हसन थे, ठीक है। गोरखपुर से मोहम्मद हसन थे। लखनऊ से आपका बेगम हजरत थे, और वहीं लियाकत अली थे फैजाबाद से। तो इस प्रकार से जो नाना साहब थे कानपुर। तो ये सब पूरा आपको झांसी से आपके रानी लक्ष्मीबाई, ये सब 1857 क्रांति से लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, उसको जरूर पढ़िएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा था, अकबर का सबसे लोकप्रिय राजस्व मंत्री कौन थे। तो अकबर के सबसे लोकप्रिय राजस्व मंत्री कौन से थे, तो उसमें अकबर के जो दरबार में थे नवरत्न थे, ठीक है। नवरत्नों में से एक थे राजस्व मंत्री जो उनमें से थे, तो वो टोडरमल थे, ठीक है, टोडरमल। ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ वीडियो को ध्यान से सुनिए, मैं सारी चीज़ व्याख्या कर रहा हूँ। जो टोडरमल थे उसमें राजस्व मंत्री थे, जिसे जब्त के नाम से भी जाना जाता था। और वहीं इनके नवरत्नों में कौन कौन से थे, फैजी थे जो कि लेखक थे, कवि थे। और वहीं तानसेन थे, कवि प्रसिद्ध गायक, ठीक। बीरबल थे, उसके बाद राजा मान सिंह थे, और वहीं अब्दुल रहीम खाना खान थे, और वहीं मुल्ला दो प्याजा थे, ठीक है। ये इतने इनके नवरत्न थे। फिर नेक्स्ट आ जाता है, भारतीय संविधान में 1976 के पहले क्या प्रावधान नहीं किया गया था। तो इसमें आपको ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करके क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें था, उसमें जो मौलिक कर्तव्य था, ठीक है, मौलिक कर्तव्य था जो, वो नहीं था,
ठीक है। मौलिक कर्तव्य पहले से नहीं थे, मौलिक कर्तव्य हम बाद में जोड़े थे, ठीक है। मौलिक कर्तव्य को हम बाद में जोड़े थे। कब जोड़े थे? 42वें संविधान संशोधन से 1976 में ही जोड़े थे, उसके पहले नहीं थे। 1976 में ही सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा हम 10 मौलिक कर्तव्यों को इसमें संविधान में जोड़े थे। फिर आता है हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय यह एक बलित पर्वत है, ठीक है, बलित पर्वत है। हिमालय बलित पर्वत है। हिमालय पर्वत एक श्रेणी है, ठीक है। हिमालय एक बलित पर्वत आता है। हिमालय में सबसे ऊंची जो चोटी है एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट 8,848, जो कि नेपाल में है। अपने भारत में सबसे ऊंची कौन सी है? केटू है, जो कि एकदम एकदम हमारे अपने भारत के एकदम जो अंदर है वो नंदा देवी है। अगला क्वेश्चन कहते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत तो गैर न्याय संगत है? तो यह कौन सा आर्टिकल करता है? तो ये आर्टिकल 37, ठीक है। आर्टिकल 37 में लिखा गया है कि देश का कोई भी अदालत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं कर सकती है, और हम इसको सिद्धांत को गैर न्याय संगत को माना है, ठीक है। और वहीं 38 में क्या है? 38 में राज्य की परिभाषा का वर्णन है। इसी का अगर थोड़ा सा जान लीजिए, 38 में राज्य की परिभाषा हो गया, और 36 में राज्य की परिभाषा है। 38 में लोक कल्याणकारी राज्य है, ठीक है। ये सब ध्यान दीजिए। 36 में राज्य की परिभाषा है, 38 में लोक कल्याणकारी राज्य है, 37 में यही नीति निर्देशक सिद्धांत गैर न्याय संगत है। फिर अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो कुल साक्षरता कितनी थी? 74 दशमलव लगभग कुछ था, 74.4 था शायद एग्जैक्ट, हाँ इतना ही था, कन्फर्म है। तो इसमें से जो पुरुष का था सबसे ज़्यादा था, 82 था, लगभग 82 था, 82.14। और वहीं उसमें महिलाओं का कितना था? तो 65.4 था, ये महिलाओं का था। तो उसमें 82 ऑप्शन था, तो वही सही था। तो सबसे ज़्यादा जो राज्यों में साक्षरता दर है तो वो केरल राज्य का है, और वहीं सबसे कम तो बिहार राज्य का है। तो ये याद रखना है आप सभी को। और वहीं केंद्र शासित में बात करें तो लक्षद्वीप है। फिर नेक्स्ट को जानते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक बल किस पर दिया गया था? तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था तो कब से कब तक था? 51 से 56 तक था, ठीक है। 1951 से 1956 तक था। तो इसमें प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था तो ये कृषि पर था, कृषि पर थे, ठीक है, कृषि पर ये था। और दूसरा जो था भारी उद्योगों पर इसका ध्यान दिया गया था, बल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इससे पंचवर्षीय योजना से जरूर क्वेश्चन आ रहा है हर शिफ्ट में, उसको भी पढ़ लीजिएगा। भारत के उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं? तो इसको हीट वेव मतलब कि लू बोलते हैं, जो गर्मियों के महीनों में चलता है, लू विंड। फिर आ जाता है भारत सरकार ने हाल ही में बायोटिक पर किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ कानूनी समझौता किया है? तो कौन है? वर्ल्ड बैंक, ठीक है, विश्व बैंक। फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैमी पुरस्कार विजेता TH विनयकराम, ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें था, विनयकराम है, TH विनयकराम, तो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वो भारतीय ताल वादक ये घाटम, ठीक है, ये घाटम से संबंधित है, ये घाटम से संबंधित है। तो इस ग्रैमी अवार्ड जो संगीत का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, और इसमें कुल 5 संगीतकारों को इस बार दिया गया था। कुल कितने? 5 को दिया गया था। कौन कौन से थे? उसमें तबला वादक जाकिर हुसैन भी शामिल थे, बांसुरी वादक राकेश चौरसिया शामिल थे, और गायक शंकर महादेवन को मिला था, और वायलिन वादक गणेश राजगोपालन को मिला था, और वह ये T विनयकरम को भी मिला था, ठीक है। तो इस 5 लोगों को मिला था। ये संगीत का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिजर्व बैंक के 2024-25 में ग्रोथ रेट क्या थी? तो ये ग्रोथ रेट थी 2024-25 की तीसरी तिमाही में ICICI बैंक राजस्व साल दर, ये ग्रोथ रेट 16 मतलब 16% थी, 16 दशमलव कुछ था, ये इकोनॉमिक्स था, इसमें तो एग्जैक्ट याद नहीं डाटा, तो लगभग 16%, 16.5% जो था वो ग्रोथ रेट माना गया। खुआंग भारत के किस राज्य का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? तो ये खुआंग जो है वो मिजोरम का है, ठीक है, मिजोरम का है। टाट्रिक अम्ल उपस्थित होता है, तो ये टाट्रिक अम्ल जो है इमली में उपस्थित होता है, ठीक है, इमली में। और वहीं संतरा में जो होता है सिट्रिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, और दूध में लैक्टिक अम्ल, और सिरके में एसिटिक अम्ल, अंगूर में टाट्रिक अम्ल, ठीक है। ये सब याद रखिए, साइंस से आ गया है। फिर आ गया 32वां अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो ये नई दिल्ली में हुआ था,
ठीक है, नई दिल्ली में। थोड़ा सा इसको लिखने में प्रॉब्लम है, सिर्फ आप लोग सुनिए बस, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट सुनिए, आंसर एकदम सही बता रहा हूँ। इसी रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो जरूर पढ़िएगा। फिर आता है मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो ये यूएनडीपी, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये लोगों को जो मानव विकास सूचकांक तो कितना था, 131 था इस बार, ठीक था। रैंक भारत की थी 131। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था राज्यपाल के जो होता है, हाँ इसमें क्वेश्चन राज्यपाल, तो राज्यपाल 153 में आता है ये तो है, लेकिन इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, इसमें टाइपिंग एरर है। इसमें राज्य आपातकाल था, ठीक है, आपातकाल, आपातकाल, आपातकाल ध्यान दीजिएगा, आपातकाल था। आपातकाल 3 थे, 356, 360, 352, ठीक है, 352, 56, 60। जो होता है 60 वित्तीय है, सबसे अलग है। और वहीं जो राज्य के संवैधानिक तंत्र का जो व्यवधान होता है 356 में होता है, 352 में राष्ट्रपति शासन होता है, ये याद रखिएगा। 360 अभी भारत में कभी नहीं हुआ है, वित्तीय आपात होता है। गोवा के गवर्नर, ये आपातकाल भारतीय संविधान संसद के अनुमोदन से, मतलब सदस्यों के अनुमोदन से, मंत्रिमंडल के अनुमोदन से राष्ट्रपति लगाता है, राष्ट्रपति अपने हिसाब से नहीं लगा सकता है। गोवा के गवर्नर जो श्रीधरन पिल्लई ने अभी हाल ही में कौन सी पुस्तक लिखी, तो उनका एक बुक पूछ लिया गया था, तो उसमें इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी थी। तो हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा, ठीक है, हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा लिखी थी। उसके बाद बैन पैरेलल लाइन्स मीट और एंथेफ्री कविता काल, ठीक है, 3 पुस्तकें इन्होंने लिखी थी अभी हाल ही में। कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति किसे कहते हैं, ये ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिमूर्ति में कौन कौन, त्यागराज, त्यागराज आते हैं, और वहीं मधुस्वामी दीक्षितर, और उसके बाद श्यामा शास्त्री, श्यामा शास्त्री। तो 3 लोग आते हैं, कौन कौन से, त्यागराज, मधुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आंतरिक मंत्रिमंडल किस प्रधानमंत्री कार्यकाल से मजबूत था, तो ये आंतरिक मंत्रिमंडल किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में मजबूत था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट में है, तो ऐसा पूछा था आंतरिक मंत्रिमंडल किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सबसे मजबूत था। तो ये वो मंत्रिमंडल का मतलब है कि जो सबसे ज़्यादा सीटें थी एक ही पक्ष में, तो कांग्रेस सरकार में थे, जवाहरलाल नेहरू ही था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हरित क्रांति में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा बोई गई थी, तो गेहूं की बोई गई थी। कब हरित क्रांति आया था, 1966 और 67 में। एम एस स्वामीनाथन इसके जनक माने जाते हैं भारत में, और वहीं विश्व भर में ई नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। और हरित क्रांति अपने भारत में 3 बार आई थी, 1966 और 67 में आई थी, 77, 78 में आई थी, 91, 92, 93 में आई थी, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा गेहूँ और जौ पर बल दिया गया था, और इसमें हाइब्रिड वैरायटी, हाई यील्ड वैरायटी पर फोकस किया गया था। मौर्य काल में टैक्स को क्या कहा जाता था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मौर्य काल में टैक्स को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसके पहले जो क्वेश्चन ये आया था, सॉरी आंतरिक मंत्रिमंडल किस प्रधानमंत्री कार्यकाल से मजबूत था, तो इसमें इंदिरा गांधी था, ठीक है, इंदिरा गांधी, इसमें इसको इंदिरा गांधी मारिएगा, इंदिरा गांधी ऑप्शन में था। तो हरित क्रांति का वही गेहूँ। मौर्य काल में टैक्स को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, तो करा, ठीक है, करा बोलते हैं। ऐसे कुछ शायद था, उसको देख लीजिएगा आप लोग अपने तरीके से, करा ही शायद बोलते थे। कई सारे टैक्स नाम अलग अलग थे, तो कौन सा पूछा था वो आप लोग, क्योंकि एग्जैक्ट देखिए ऑनलाइन पेपर तो मिलता नहीं है, जो हमसे डाटा मिला है, जो बच्चों से पूछ के वही हम बता रहे हैं, लेकिन इतना है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 8 सितंबर को। तो इसकी थीम क्या थी, तो बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता, तो 8 सितंबर को ये मनाया जाता है। स्नेल का नियम किस संबंधित है, तो स्नेल का नियम मैं आपको बता दूं, ये प्रकाश का अपवर्तन संबंधित है, कोड आई और कोड आर वाला, ठीक है, स्नेल का नियम, ठीक है। स्नेल का नियम जो है ये प्रकाश का लेंस जो कोण बनता नहीं है आपतित किरण अपवर्तन में। फिर आ जाता है ये हालिया
इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी। हालिया जानकारी के अनुसार भारतवर्ष में सबसे लीग माने जाते थे तो PKL, प्रो कबड्डी लीग। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में नियामकीय मानकों के उल्लंघन के लिए चलते किन 2 बैंकों पर जुर्माना लगाया है? तो वो नैनीताल, ठीक है, नैनीताल बैंक लिमिटेड और उज्जीवन स्मॉल प्लस उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये 2 बैंकों पर उन्होंने जुर्माना लगाया है। एक्सिस बैंक ऑफ मास्टर कार्ड ने मिलकर कौन सा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो माई बीज। समांगी मिश्रण है, इसमें क्वेश्चन आया था समांगी मिश्रण है, तो ऑप्शन के अनुसार आप लोग ये डिपेंड करेगा, क्योंकि समांगी मिश्रण में आप लोग देखेंगे तो जो चीनी और समांगी मिश्रण जो एक समान एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, तो चीनी और जल का विलयन था, तो समांगी मिश्रण में उसका ऑप्शन सही था। ठीक है, चीनी का घोल हो गया, नमक का घोल हो गया, ये सब समांगी मिश्रण में आता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 2010 में हुई थी। ठीक है, 2010 में हुई थी। यह केंद्रीय प्रायोजित योजना होती है। इसमें इसका मकसद क्या, उद्देश्य क्या था? गरीबी रेखा को खत्म करना। सर्दियों में वर्षा किस कारण होती है? तो ये लौटता हुआ मानसून होता है और ये पश्चिमी विक्षोभ होता है। ठीक है, जो वायुमंडलीय कम दबाव बनाने की वजह से बारिश हो जाती है, तो वो पश्चिमी विक्षोभ। भारत सरकार के अनुसार भारतमाला परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? तो 34,800 किलोमीटर भारतमाला परियोजना चल रही है, तो उसको 34,800 किलोमीटर, ये क्वेश्चन आया था। फिर आता है पांड खेती किस राज्य से संबंधित है? तो ये झूम खेती से संबंधित है, उसका अलग अलग नाम है, तो आंध्र प्रदेश से संबंधित था। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था भारतीय संविधान में किस देश के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विचार को उधार लिया गया था? तो DPSP पूछ रहा है कहाँ से लिया गया था? तो आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड कब से कहाँ तक है? भाग 4 में है। ठीक है, भाग 4 में है 36 से 51 तक। ठीक है, ये DPSP है। भारत में किस देश मतलब पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया था? तो वो 19 रूस से लिया था। ठीक है, रूस से लिया गया था। पंचवर्षीय योजना रूस से लिया गया था, और पहली पंचवर्षीय योजना 1928 में जोसेफ स्टालिन ने अपने यहाँ वहीं रूस में ही लागू किया था। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 0 से 6 साल के बच्चों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो जो 16.45 करोड़ है, तो इसका परसेंट कितना था? कुल आबादी का 13.59% लगभग, यही था। इसमें ऑप्शन सही था। फिर आ जाता है अकबरनामा किसने लिखा? ठीक है, इसमें आया था अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा अबुल फजल। 1857 की क्रांति में बिहार के किसने नेतृत्व किया था? तो वीर कुंवर सिंह। बिहार से कौन थे? वीर कुंवर सिंह। कानपुर से नाना साहेब थे, जो कि वहाँ से वो नेतृत्व किए थे। तो 1857 क्रांति देख लीजिए, उसी दिन आज का ही सेकंड शिफ्ट का में ये पूछा गया था। दोनों शिफ्ट में लगभग वहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं, याद रखिएगा। तो इस हिसाब से आप लोग पढ़ लीजिएगा। भारतीय संविधान में संशोधन की स्वीकृति कौन देता है? तो संविधान की जो स्वीकृति है वो राष्ट्रपति देता है। संसद के दोनों सदनों से जो अनुमति मिलती है उसके अनुसार वो संवैधानिक स्वीकृति राष्ट्रपति देता है। आर्टिकल में कौन सी है? ये 368। ठीक है, 368 में भाग 20 के संविधान के भाग 20 के 368 में भारतीय संविधान संशोधन का जिक्र किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था? तो वो कितना था? तो 382 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 382 व्यक्ति जो हैं 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए। फिर आता है इनमें से कौन सी खरीफ फसल है? तो ऑप्शन के अनुसार डिपेंड करता था। तो खरीफ फसल जो आपको खरीफ की फसल
जो कि बरसात के सीजन की फसल होती है, जो धान के सीजन में होता है। जून जुलाई में इसकी बुआई होती है, सितंबर अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई होती है। तो खरीफ सीजन की जो फसलें हैं, चावल, मक्का, बाजरा, रागी, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ज्वार, अरहर, जूट, गन्ना, चाय, ये सब खरीफ की फसलें होती हैं, जो मानसूनी फसलें कहते हैं। रबी सीजन की फसलें मैं बोल दूँ ठंडी वाली सीजन, जैसे गेहूँ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, दलहनी फसलें हो गई, जो हो गए, ये सब हो गए रबी सीजन के। और वहीं जायद में खीरा, ककड़ी, कुकुरबिटेसी जो होते हैं, ये सब हो गए जायद की। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। फिर आगे अगला क्वेश्चन, नसीम अल बहर युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो नसीम अल बहर ओमान, भारत और ओमान। अभी इसका संस्करण कहाँ हुआ था? 2024 में। तो इसका 13वां संस्करण गोवा में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था, उस्ताद अलाउद्दीन खान की शुरुआत जो उनका वाद्य यंत्र था, तो क्या है? यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा टाइपिंग एरर हो जाती है जल्दी जल्दी में, क्योंकि इतना ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। तो जो वाद्य यंत्र है, तो यहाँ वाद्य यंत्र कर दीजिए। तो किससे संबंधित है अलाउद्दीन खान का? तो सरोद वादक थे। ठीक है, सरोद वादक थे। और वहीं प्रमुख जो भी वाद्य यंत्र संबंधित है, उनको जरूर पढ़ के जाएगा। जैसे संतूर हो, संतूर जैसे भजन सोपारी संतूर संबंधित थे। पंडित शिव कुमार शर्मा थे संतूर से। बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया हो गए। पन्ना लाल घोष हो गए। तबला वादक जाकिर हुसैन हो गए। अल्लाह रखा खां हो गए। किशन महराज हो गए। ठीक है, शहनाई के बिस्मिल्लाह खान हो गए। अलाउद्दीन खान जो हो गए सरोद के थे। अकबर खान, अली अकबर खान सरोद के थे। तो ये सब जरूर, सितार के जैसे पंडित रविशंकर हो गए, पखाव परवेज खान हो गए, सारंगी शकूर खान पंडित नाम हो गए। तो इस प्रकार से जरूर याद रखेंगे। तो फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, उसी शिफ्ट में 2 आया था, बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित है, इनमें से कौन थे? तो उसमें ऑप्शन था हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया, जिनका जन्म जो इलाहाबाद में हुआ था, तो 1938 में उनका जन्म हुआ था। इन्हें संगीत नाटक अकादमी 1984 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। फिर अगला क्वेश्चन आता है साइंस से, भारत बरसात में सड़क के मोड़ पर स्कूटर साइकिल क्यों फिसल जाते हैं? तो ये क्यों फिसल जाते हैं? तो उनके मोटरसाइकिल जमीन के बीच जो अभिकेंद्री बल होता है, अभिकेंद्री बल जो होता है वो कमी के कारण, तो उसी कारण वो फिसल जाते हैं, जिसमें घर्षण कम होता है। फिर अगला क्वेश्चन आया था, वर्ष 2024 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार कितने लोगों ने, यहाँ पर कितने होगा, कितने लोगों ने प्राप्त किया? तो कितने शिक्षक थे? 82 शिक्षक, जो कि 5 सितंबर को राष्ट्रपति भवन, विज्ञान भवन में दिया गया था। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको पुरस्कार सम्मानित किया था। तो 82 थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गणेश उत्सव की शुरुआत कब की गई थी? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, लोकमान्य बाल गंगाधर द्वारा जो महाराष्ट्र में गणेश उत्सव होता है, तो 1893 में ये उत्सव शुरुआत की गई थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा वंदे मातरम कब लिखा गया था? तो ये कब लिखा गया था? तो 1876 में लिखा गया था। ठीक है, 1876 में। और वहीं आनंद मठ में 1882 में शामिल किया गया था। ठीक है, ये वही उसी का डिस्क्रिप्शन था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कब से कब तक था? सबसे पहले 61 से 66 था। 66 के बाद आपको 3 साल रोलिंग प्लान लग गया था। ठीक है, तो इसमें उद्देश्य क्या था? तो ये आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक बनाना। ठीक है, आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक। फिर आ गया योजनाओं का, उसके बाद आया था 69 से 70 तक, 66 67 869 तक। फिर मुगल साम्राज्य के किस शासक वंश के, मतलब मुगल साम्राज्य के शासक किस वंश के थे? मुगल साम्राज्य के शासक किस वंश से थे? यही क्वेश्चन शायद पूछा गया था। तो मुगल शासक नहीं था यहाँ पर, ये मंगोल था। ये मंगोल था, यहाँ मंगोल यहाँ पर लिख लीजिएगा, मंगोल शासक। तो वो थे शासक चिंगगिसिड राजवंश। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग एरर है। चिंगगिसिड राजवंश से संबंधित थे, जो कि चंगेज खान के नाम पर रखा गया था। ठीक है, मंगोल चंगेज खान। फिर अगला क्वेश्चन आता है 10 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल, ये क्वेश्चन आता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। ठीक है, और 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, 8 डिग्री मिनिकॉय और मालदीव को, 38 डिग्री उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करता है। फिर आया था भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो आया था, तो ये लक्षद्वीप
ठीक है। गीत गोविंद किसकी रचना है? तो जयदेव की है। मुगल वंश किस राजवंश से निकला था? तो वो बाबर जो निकला था तो वो तुर्की ये जो मुगल वंश मध्य एशिया के थे, तुर्की मंगोल मूल के तैमूरी वंश की एक शाखा है, ठीक है, जो कि चंगेज खा और तैमूर के वंशज के रूप में ये आया था, ठीक है। तो चंगेज और तैमूर दोनों से आया था, चंगेज प्लस तैमूर, क्योंकि इसमें माता और पिता दोनों अलग अलग राजवंश से थे। फिर आ जाते हैं अनुसूचित जाति जनजाति के लिए क्षेत्र के जो अधिसूचित है वो आर्टिकल संविधान में अधिसूचित है, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें 244 आर्टिकल था, उनका मतलब क्षेत्र में उनके प्रशासन, क्षेत्रों के प्रशासन के लिए पूछा गया था। तो क्षेत्रों के लिए प्रशासन के लिए पूछा गया था, इसे SC/ST से ही संबंधित था, उसको देख लीजिए, एग्जैक्ट नहीं पता मिला, तो इसमें आर्टिकल 244 सही था। फिर आ जाता है राज्य में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसके परामर्श से की जाती है? तो वो वहाँ के जो राज्यपाल होते हैं उनके परामर्श से की जाती है। तलाक विभाग संबंधित मामले की सुनवाई किस न्यायालय में होती है? तो ये शादी विवाह समझ लीजिए पारिवारिक न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय। भारत में उत्तर दिशा में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र मतलब कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो वो लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो वो टोटल 17 पदक जीते थे, ठीक है, 17 पदक, जिसमें से 4 थे गोल्ड और 8 थे ब्रॉन्ज, वहीं सिल्वर, 8 थे सिल्वर और वहीं 5 थे ब्रॉन्ज, तो कुल मिलाकर 17 पदक जीते थे। फुट किसका यूनिट है? तो ये लंबाई क्या है? FPS पद्धति से फुट पाउंड एंड सेकेंड, ठीक है, लंबाई। अगला क्वेश्चन है सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2024 तिमाही में GDP ग्रोथ सालाना आधार पर गिरावट के साथ कितनी रही है? तो 5.4% ये गिरावट रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आज़ादी से पहले किस चीज़ पर मुख्य रूप से निर्भर था? तो वो कृषि पर था, ठीक है, कृषि और व्यवसाय, ठीक है, कृषि पर ही था। निधि, यहाँ निजी नहीं, यहाँ निजी होना चाहिए। निजी कंपनियों पर प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हो जाता है लिबरलाइजेशन, ठीक है, उदारीकरण, उदारीकरण। भारत में LPG कब आया था? तो 1991-92 में आया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्यपाल, ठीक है, और ये संविधान के भाग 14 में है, भाग 14 में है इसका लोक सेवा आयोग का। संविधान संशोधन विधेयक किसके अनुमोदन के बाद अधिनियम बन जाता है? तो वो राष्ट्रपति, ठीक है, प्रेसिडेंट। प्रतिभूति अपीली न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1992 से भी, ठीक है, एक्ट 1992 में। बजट 2024-25 में 1.5 लाख मतलब 1.52 लाख करोड़ किसके लिए किया गया था? तो ये कृषि के लिए किया गया था, बजट में इतना लाख करोड़। उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? तो ये करंट से था, तो वो गगनयान मिशन जो अभी आगे जाएगा उसके लिए भेजा जाएगा। बंधन बैंक ने महिला ग्राहकों के लिए कौन सा बचत खाता लॉन्च किया है? तो अवनी बचत खाता। तो इस प्रकार से मैंने आज 6 मार्च का जो भी प्रथम और द्वितीय शिफ्ट में क्वेश्चन GS के पूछे गए थे वो एकदम एक्यूरेट क्वेश्चन मैंने
100% एक्यूरेसी के साथ लाने की कोशिश किया है। ऐसे ही हम हर रोज़ क्वेश्चनों को लाएंगे और जिनका आगामी शिफ्ट में है इस टॉपिक को जरूर देख कर जाएंगे और इससे रिपीटेड क्वेश्चन बन रहे हैं और सेम टॉपिक से ही क्वेश्चन उठ रहे हैं। और बात कर लेते हैं इसके अलावा रीजनिंग में। ठीक है, रीजनिंग में उतना सवाल सबको याद नहीं रहता, लेकिन मैं टॉपिक बता देता हूँ, बहुत कठिन नहीं आ रहा है। आपको सीटिंग अरेंजमेंट सबसे ज़्यादा पढ़ के जाना है। सीटिंग अरेंजमेंट में 4 से 5 क्वेश्चन मिल सकता है आपको, गोले में, सीधे में, कैसे भी। रैंकिंग में क्वेश्चन बन रहा है, उसके बाद ब्लड रिलेशन से बन रहा है, सीरीज से, डायरेक्शन से, अल्फ़ाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग, बॉड मास, ये सब हो जा रहा है। मैथ में सारे टॉपिक अर्थमेटिक से पूछ रहे हैं, CI SI से बन रहे हैं, मेंसुरेशन से, 2D 3D से 3-4 क्वेश्चन बन रहा है, टाइम एंड वर्क से बन रहा है, LCM SCF से बन रहा है। ये सब बिल्कुल सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से मैंने 6 मार्च का जो भी क्वेश्चन था मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है और जैसे ही कोई अपडेट और क्वेश्चन मिलते हैं मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम कल भी ऐसे क्वेश्चन लाएंगे। बड़ी मेहनत लगती है, मेहनत से मैंने कुछ सब क्वेश्चनों को निकाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।